तो चलिए एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक मकान मालिक है और उसका अपने किराएदार से कोई विवाद चल रहा है। लीज एग्रीमेंट की जो अवधि है वो हफ्तों पहले समाप्त हो चुकी है, लेकिन वो किराएदार घर खाली करने से एकदम साफ इनकार कर रहा है। हाँ, ये तो संपत्तियों के मामलों में अक्सर देखा जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? यही कि भाई पुलिस को बुलाओ और इस व्यक्ति को आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के आरोप में गिरफ्तार करवा दो, क्योंकि ये अब अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा जमा बैठा है। लेकिन कानून की नजर में मकान मालिक का ये कदम पूरी तरह से गलत साबित हो सकता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी बारीक अंतर को समझने जा रहे हैं। जी, और इसीलिए हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये जानेंगे कि कब किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करना महज एक सिविल रॉन्ग होता है और कब वो एक गंभीर आपराधिक कृत्य का रूप ले लेता है। और इसके लिए हमारे पास बीएनएस के अध्याय 17 की सबसे जटिल धाराएं हैं, धारा 329 से लेकर 334 तक। इस सत्र में हम बेयर एक्ट की तकनीकी भाषा का बिल्कुल सख्ती से परीक्षण करेंगे, किसी प्रोविजो या स्पष्टीकरण को छोड़ेंगे नहीं। तो इस पूरी कानूनी पहेली का जवाब हमें कहाँ मिलता है? मुझे लगता है सीधा धारा 329 के मूल पाठ से शुरू करना चाहिए। एकदम सही। अगर हम धारा 329 की उपधारा 1 के शब्दों को विधिक दृष्टिकोण से देखें तो कानून बिल्कुल स्पष्ट है। बेयर एक्ट कहता है जो कोई किसी अपराध को करने के इरादे से या किसी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से प्रवेश करता है। मतलब इरादा होना जरूरी है यहाँ। जी, पूरा कानून इसी एक धुरी पर टिका है, इरादा, या जिसे हम मेंस रिया कहते हैं। किसी की संपत्ति में सिर्फ भौतिक रूप से प्रवेश कर जाना या लीज खत्म होने के बाद वहां जमे रहना अपने आप में आपराधिक अतिचार नहीं है। रुकिए, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बनूं तो इसका मतलब ये हुआ कि किराएदार का लीज खत्म होने के बाद घर में रहना पुलिस का मामला है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। पर उसका वहां प्रवेश तो वैध था, लेकिन अब रुकना तो अवैध हो चुका है ना। तो क्या वो किराएदार धारा 329(1) के तहत अपराधी नहीं माना जाएगा? नहीं, और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। केवल लीज खत्म होने के बाद अवैध रूप से रुक जाना आपराधिक अतिचार गठित नहीं करता। अच्छा, तो ये क्या है फिर? ये एक विशुद्ध सिविल रॉन्ग है। इसके लिए मकान मालिक को दीवानी अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर करना होगा। इस कृत्य को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए ये साबित करना अनिवार्य होगा कि उसका इरादा क्या था। बिल्कुल, ये साबित करना होगा कि उस किराएदार का वहां रुकने का मुख्य इरादा मकान मालिक को डराने यानी इंटिमिडेट करने, अपमानित करने या परेशान करने का है। यदि ये विशिष्ट आपराधिक इरादा सिद्ध नहीं होता तो कोई अपराध नहीं हुआ है। समझ गया। ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। यानी अतिचार जमीन के खिलाफ अपराध होने से ज्यादा उस जमीन पर रहने वाले इंसान की शांति के खिलाफ अपराध है। हाँ, कानून यहाँ संपत्ति से ज्यादा व्यक्ति की मानसिक शांति को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो इसी तर्क को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं, मान लीजिए अतिचार किसी खुले खेत में नहीं हो रहा है बल्कि किसी के घर के अंदर होता है, तो क्या वहाँ कानून थोड़ा अधिक सख्त हो जाता है? 100% सख्त हो जाता है। और यही कारण है कि कानून ने धारा 329 की उपधारा 2 में गृह अतिचार या हाउस ट्रेसपास की एक अलग और बहुत गंभीर श्रेणी बनाई है। तो इसकी बेयर एक्ट परिभाषा क्या कहती है? बेयर एक्ट के अनुसार जब यही आपराधिक अतिचार किसी ऐसे भवन, तंबू या जलयान में किया जाता है जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में हो या उपासना स्थल के रूप में हो। हाँ, उपासना स्थल या संपत्ति की सुरक्षा के स्थान के रूप में किया जाता है, तो ये कृत्य गृह अतिचार बन जाता है। यहाँ स्थान की प्रकृति अपराध के गुरुत्वाकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। जाहिर है, एक खुला मैदान और एक बेडरूम कानून की नजर में समान कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में कंसेप्चुअल डाउट आ रहा है, प्रवेश या एंट्री को लेकर। पूछिए, क्या डाउट है? अगर कोई व्यक्ति मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है, मतलब वो पूरी तरह से अंदर नहीं आया, बस उसने अपनी एक बांह खिड़की से अंदर डाल दी है और वो मुझे गालियां दे रहा है, तो तकनीकी रूप से तो उसका शरीर घर के बाहर है। तो क्या बचाव पक्ष का वकील ये दलील दे सकता है कि मेरे मुवक्किल ने गृह अतिचार नहीं किया, क्योंकि वो तो घर में घुसा ही नहीं? देखिए, ये दलील अदालत में 1 मिनट भी नहीं टिकेगी। अच्छा, क्यों? इसका कारण है धारा 329 के अंतर्गत दिया गया एक बहुत ही स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन। स्पष्टीकरण साफ तौर पर कहता है कि अतिचारी के शरीर के किसी भी हिस्से का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त है।
ओ, मतलब सिर्फ हाथ अंदर डालना भी काफी है? बिल्कुल। खिड़की से हाथ डालना या दरवाजे के नीचे से पैर अड़ा देना, कानून की नजर में ये माना जाएगा कि आप पूरे के पूरे घर के अंदर मौजूद हैं। शारीरिक प्रवेश का आंशिक होना अपराध की गंभीरता को जरा भी कम नहीं करता। क्या बात है। और मुझे लगता है इसी वजह से दंड में भी स्पष्ट अंतर रखा गया होगा। हाँ, दंड में बहुत बड़ा अंतर है। धारा 329 की उपधारा 3 और 4 के अनुसार एक सामान्य आपराधिक अतिचार के लिए अधिकतम 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना है। और अगर वो गृह अतिचार हो तो? जैसे ही वो गृह अतिचार बनता है, सजा सीधे 1 वर्ष तक की जेल या 5,000 रुपए जुर्माने में बदल जाती है। ये बिल्कुल तार्किक लगता है। तो हमने ये स्थापित कर लिया कि गलत इरादे से घर में घुसना या खिड़की से हाथ भी डालना गृह अतिचार है। जी बिल्कुल। लेकिन इंसानी फितरत हमेशा सीधी तो होती नहीं है। क्या होगा अगर कोई अपराधी सीना तानकर दरवाजे से नहीं बल्कि छिपकर या बलपूर्वक घर में घुसे? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या कानून एक खुले अतिचारी और एक धोखेबाज अतिचारी के बीच कोई फर्क करता है? बहुत बड़ा फर्क करता है, और यहीं से धारा 330 की शुरुआत होती है, जो इस पूरे अध्याय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये धारा अपराध को 2 और गंभीर स्तरों पर ले जाती है। प्रच्छन्न गृह अतिचार और गृह भेदन। हाँ। लॉकिंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। पहले प्रच्छन्न गृह अतिचार को देखते हैं, जो धारा 330(1) में है। ये तब होता है जब व्यक्ति गृह अतिचार करते समय अपनी उपस्थिति को ऐसे व्यक्ति से छिपाने के लिए सक्रिय सावधानी बरतता है। मतलब उस व्यक्ति से छुपाता है जिसे उसे बाहर निकालने का कानूनी अधिकार है। एकदम सही। इसे एक रूपक से समझिए। एक खुला अतिचारी सामने से आने वाले तूफान की तरह है। आप उसे देखकर बचाव कर सकते हैं या पुलिस बुला सकते हैं। हाँ, वो तो सामने दिख रहा है। लेकिन एक प्रच्छन्न अतिचारी दीमक की तरह है। वो छिप कर वार करता है। इसलिए कानून उस धोखे या डिसेप्शन को अतिरिक्त गंभीरता से लेता है। यानी छिपकर घुसना साधारण अतिचार से बड़ा अपराध है। और अगर अपराधी छिपने की बजाय दरवाजा ही तोड़कर अंदर आए, अक्सर लोग सोचते हैं कि हाउस ब्रेकिंग या गृह भेदन का मतलब सिर्फ ताला तोड़ना होता है। उन लोगों की ये धारणा बिल्कुल गलत है। कानूनी परिभाषा इतनी सीमित नहीं है। धारा 330(2) गृह भेदन के 6 विशिष्ट तरीकों का विस्तृत विच्छेदन करती है। 6 तरीके? क्या आप उन्हें एक एक करके डिकोड कर सकती हैं? बिल्कुल। अगर इन 6 में से किसी भी एक तरीके से घर में प्रवेश किया गया या बाहर निकाला गया तो वो गृह भेदन है। पहला तरीका है स्वयं या साथी द्वारा बनाया गया रास्ता, जैसे दीवार में सेंध मारना। दूसरा, ऐसा रास्ता जो मानवीय प्रवेश के लिए नहीं बना है, उदाहरण के लिए पाइप के सहारे बालकनी फांदना। तीसरा तरीका है किसी ऐसे रास्ते को अनाधिकृत रूप से खोलना जिसे गृह स्वामी ने प्रवेश के लिए नहीं बनाया था। और चौथा तरीका शायद वो ताला तोड़ने वाला होगा। हाँ, चौथा तरीका है किसी भी प्रकार का ताला खोलकर या पिकिंग द लॉक के जरिए प्रवेश करना। देखिए, इन 4 तरीकों में तो स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि कोई भौतिक बाधा को पार किया जा रहा है। लेकिन जो 5वां तरीका है बेयर एक्ट में, वो मुझे थोड़ा उलझा हुआ लगता है। 5वां तरीका जो आपराधिक बल या हमले की बात करता है। हाँ, 5वां तरीका कहता है कि आपराधिक बल, हमला या हमले की धमकी द्वारा प्रवेश। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बहुत पॉश हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट पर एक गार्ड खड़ा है। ठीक है, मान लिया। अब एक व्यक्ति आता है, वो कोई दीवार नहीं फांदता, कोई ताला नहीं तोड़ता, वो बस अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है, गार्ड की कनपटी पर रखता है और कहता है गेट खोल। गार्ड डर के मारे गेट खोल देता है और वो व्यक्ति मुख्य द्वार से आराम से अंदर चला जाता है। तो क्या ये भी गृह भेदन है? उसने तो कोई भेदन या ब्रेटिंग किया ही नहीं। कानूनी दृष्टि से उसने बहुत बड़ा भेदन किया है। उसने ईंट पत्थर की दीवार नहीं तोड़ी, बल्कि संपत्ति की सुरक्षा परिधि को बलपूर्वक भेद दिया है। सुरक्षा परिधि यानी सिक्योरिटी पेरीमीटर। बिल्कुल। गार्ड पर पिस्तौल तानना हमले की बहुत गंभीर धमकी है। धारा 330(2) का 5वां तरीका स्पष्ट करता है कि प्रवेश पाने के लिए इस्तेमाल किया गया आपराधिक बल या धमकी कानून की नजर में दीवार तोड़ने की ही समान है। ओह, तो ये 100% गृहभेदन माना जाएगा। जी। और हाँ, छठा तरीका भी याद रखें, किसी ऐसे रास्ते से निकलना जिसे उसने स्वयं या साथी ने खोला हो और जो पहले से बंद था। समझ गया। इसके अलावा यहाँ एक और स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। घर से आंतरिक रूप से जुड़ा कोई भी बाहरी कमरा या आउट हाउस कानूनी रूप से मुख्य घर का ही हिस्सा माना जाता है। रुकिए,
ये आउटहाउस वाला बिंदु मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। क्यों, इसमें क्या दुविधा है? अगर मेरे घर के अहाते में एक पुराना स्टोर रूम है जहाँ सालों से कोई नहीं गया और कोई उसका ताला तोड़कर सो जाता है, तो क्या कानून उसे सच में मेरे मुख्य बेडरूम का ताला तोड़ने के बराबर मानेगा? हाँ, बिल्कुल मानेगा। और इसका कारण न्याय शास्त्र के कर्टिलेज यानी आंगन के सिद्धांत में छिपा है। कर्टिलेज का सिद्धांत, ये क्या होता है? कानून ये मानता है कि जो भी ढांचा आपके मुख्य निवास से सीधे जुड़ा हुआ है या एक ही बाउंड्री के भीतर है, वो आपकी निजता का अभिन्न हिस्सा है। अगर कोई आपके स्टोर रूम तक पहुंच गया है तो वो आपके मुख्य घर के कितने करीब है? हाँ, फासला तो बहुत कम रह गया। बिल्कुल, उसकी ये पहुंच ही आपकी मानसिक सुरक्षा को खंडित कर देती है। ये मानसिक सुरक्षा का जो बिंदु आपने उठाया, ये मुझे लगता है इस पूरे कानून की आत्मा है। और शायद यही कारण है कि जब हम इस अध्याय के सबसे तकनीकी और गणितीय हिस्से यानी धारा 331 पर आते हैं, तो सजा के प्रावधान अचानक से बहुत कठोर हो जाते हैं। जी, धारा 331 प्रच्छन्न गृह अतिचार और गृह भेदन के लिए 8 अलग अलग स्लैब्स में सजा निर्धारित करती है। अगर हम इस धारा को एक एल्गोरिदम की तरह देखें, तो क्या हम कह सकते हैं कि कानून कुछ मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो सजा को 2 साल से बढ़ाकर सीधे 14 साल या आजीवन कारावास तक ले जाते हैं? आपने बिल्कुल सही शब्दावली का प्रयोग किया है, मल्टीप्लायर्स। कानून को इस तरह से समझना एक बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीका है। धारा 331 के उन 8 स्लैब्स को रटने की बजाय हमें ये समझना होगा कि सजा कैसे छलांग लगाती है। तो इसकी आधारभूत सजा या बेस पनिशमेंट क्या है? आधारभूत सजा 2 वर्ष है, लेकिन पहला बड़ा मल्टीप्लायर है समय यानी टाइम। अगर यही अपराध रात के समय मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किया जाता है तो सजा तुरंत 2 साल से बढ़कर 3 साल हो जाती है। सूरज ढलते ही अपराध की गंभीरता क्यों बढ़ जाती है? अतिचार तो अतिचार है, चाहे दिन में हो या रात में। क्योंकि सूरज की रोशनी इंसान के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। रात के अंधेरे में इंसान की सुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सबसे अधिक संवेदनशील होती है, वल्नरेबल होती है। सही कहा। ऐतिहासिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भी रात में किए गए हमले का बचाव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कानून रात के समय आपकी निजता में खलल डालने वाले को अधिक कठोरता से दंडित करता है। मैं समझ गया। और दूसरा मल्टीप्लायर इंटेंट या इरादा है। अगर अतिचारी सिर्फ परेशान करने नहीं बल्कि कोई गंभीर अपराध करने घुसा है तो सजा 3 साल है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास दिखता है मुझे। यदि वो अतिचार, चोरी या थेफ्ट के इरादे से किया गया है तो सजा सीधे 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है। मतलब संपत्ति के नुकसान को इतनी भयानक सजा क्यों? देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये घर की पवित्रता और आर्थिक सुरक्षा के प्रति कानून का नजरिया है। एक घर में व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी सुरक्षित रखता है। हाँ, वो सड़क पर जेब कटने जैसा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। घर में घुसकर चोरी करना निजता और संपत्ति दोनों का एक साथ गंभीर हनन है। और आप सोचिए, अगर हम इन दोनों मल्टीप्लायर्स को जोड़ दें, यानी रात का समय और चोरी का इरादा, ओहो, तब तो ये चौथा स्लैब बन जाएगा। यदि रात में चोरी के इरादे से गृह भेदन किया जाए तो कानून कहता है कि सजा 14 वर्ष तक के कठोर कारावास में बदल सकती है। एकदम सही। मतलब 2 साल की बेसलाइन से सीधे 14 साल की छलांग। ये दर्शाता है कि रात के अंधेरे में आपके घर का ताला तोड़ना कानून की नजर में कितनी बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल। और मल्टीप्लायर का सिलसिला यही नहीं रुकता। 5वां और 6ठा स्लैब तैयारी या प्रेपरेशन को लेकर है। यदि कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने की पूर्व तैयारी के साथ दिन में ये अपराध करता है तो 10 वर्ष की जेल होगी। और यदि यही तैयारी रात के समय हो तो अधिकतम 14 वर्ष की जेल। इसके बाद आता है 7वां स्लैब, जो परिणाम यानी रिजल्ट पर आधारित है। यदि इस गृह भेदन के दौरान अतिचारी किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है या यह हत्या का प्रयास करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की जेल दी जा सकती है। यहाँ तक तो हर अपराधी अपने अपने कृत्य के लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन अब मैं उस नियम पर आना चाहता हूँ जिसे समझना हर कानून के विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। धारा 331 का 8वां स्लैब। आप सामूहिक जिम्मेदारी या जॉइंट लायबिलिटी के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपके सामने एक बहुत ही जटिल हाइपोथेटिकल स्थिति रखता हूँ। मान लीजिए रात के 2 बज रहे हैं। 4 लोग मिलके एक घर का ताला तोड़ते हैं। उनका मास्टर प्लान सिर्फ घर से तिजोरी चुराने का था।
किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं। लेकिन घर के अंदर अचानक मालिक जाग जाता है और हाथापाई शुरू हो जाती है। उन 4 में से एक अपराधी घबराकर चाकू निकालता है और मकान मालिक की हत्या कर देता है। बाकी 3 चोर तो कोने में खड़े कांप रहे होते हैं, उन्होंने किसी को खरोच तक नहीं लगाई। तो आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या अदालत में वो 3 ये बचाव ले सकते हैं कि हुजूर हमने हत्या नहीं की, हमारा इरादा तो सिर्फ चोरी का था, हमें सिर्फ चोरी की सजा दीजिए। ये एक क्लासिक क्रॉस क्वेश्चन है और इसका जवाब धारा 331 की उपधारा 8 बहुत ही निर्दयता से देती है। अदालत उन तीनों का ये बचाव तुरंत खारिज कर देगी। मतलब उन्हें भी हत्यारा माना जाएगा? बेयर एक्ट स्पष्ट रूप से रात में सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। यदि रात में गृह भेदन के दौरान उस समूह का कोई एक व्यक्ति भी मृत्यु या गंभीर चोट कारित करता है तो अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से दोषी माना जाएगा। ओहो। यानी उन बाकी 3 लोगों को भी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की जेल मिलेगी, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने खुद अपने हाथों से चाकू चलाया हो। ये तो बहुत ही कठोर प्रतीत होता है। जो व्यक्ति सिर्फ टीवी चुराने गया था उसे हत्या के लिए आजीवन कारावास, क्या ये न्याय संगत है? कानून की नजर में ये पूरी तरह न्याय संगत है और इसके पीछे एक बहुत ठोस न्याय शास्त्रीय तर्क है। कानून कहता है कि जब आप रात के अंधेरे में एक समूह बनाकर किसी के घर की पवित्रता को भंग करते हैं तो आप उसी क्षण ये जान लेते हैं कि स्थिति किसी भी हद तक बिगड़ सकती है। यानी आप उस एक्सट्रीम रिस्क का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, आप जानबूझकर उस जोखिम में कूदते हैं। ये प्रावधान अपराधियों के बीच जिम्मेदारी को बांटने या मैंने तो कुछ नहीं किया कहने के हर रास्ते को बंद कर देता है। ये एक निवारक या डेटरेंट है ताकि लोग गिरोह बनाकर घरों में न घुसें। ये तर्क वाकई दिमाग के तार खोल देने वाला है। इसका तुरंत बाद धारा 332 आती है जो इस बात को और पुख्ता करती है कि अतिचार का उद्देश्य सजा को कैसे निर्धारित करता है। जी, धारा 332 अतिचार को उस अपराध की परछाई बना देती है जिसे करने का इरादा था। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में अतिचार इसलिए करता है ताकि वो कोई ऐसा अपराध कर सके जिसकी सजा मृत्युदंड है, जैसे हत्या, तो केवल उस गृह अतिचार के लिए ही उसे आजीवन कारावास या 10 साल की जेल हो सकती है। और यदि उद्देश्य आजीवन कारावास वाला अपराध करना है तो अतिचार के लिए 10 वर्ष की जेल। आपने एकदम सटीक विश्लेषण किया है। अब हम इस तकनीकी सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं, धारा 333 और 334। तो क्या होगा यदि कोई व्यक्ति घर में नहीं घुसा लेकिन उसने बाहरी अपराध की तैयारी कर ली या किसी बंद संपत्ति को निशाना बनाया? धारा 333 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की पूर्व तैयारी के साथ गृह अतिचार करता है तो उसे 7 वर्ष तक की जेल होगी। यहाँ तैयारी को ही अपराध का एक बहुत गंभीर चरण मान लिया गया है। और अंत में आती है धारा 334 जो किसी बंद पात्र यानी रिसेप्टिकल को तोड़ने से संबंधित है। बेयर एक्ट कहता है कि बेईमानी से या रिश्ती के इरादे से किसी बंद बक्से, तिजोरी या पात्र को तोड़ना या खोलना जिसमें संपत्ति होने का विश्वास हो एक दंडनीय अपराध है। जी, मिसचीफ या बेईमानी का इरादा यहाँ मुख्य है। यहाँ मुझे एक बड़ा कंसेप्चुअल डाउट है। इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि इस अपराध के लिए सजा 2 वर्ष है, लेकिन उपधारा 2 के तहत इसी अपराध की सजा बढ़कर 3 वर्ष हो जाती है। एक ही कार्य यानी बंद तिजोरी को तोड़ने के लिए सजा में ये 1 वर्ष का फर्क क्यों आ जाता है? इस फर्क को समझने के लिए आपको अपराधी और उस तिजोरी के बीच के रिश्ते को देखना होगा। उपधारा 1 एक ऐसे सामान्य व्यक्ति या अजनबी के लिए है जो बाहर से आकर किसी ताले या तिजोरी को तोड़ता है। अच्छा। और उपधारा 2 उस व्यक्ति के लिए है जिसे वो पात्र या तिजोरी भरोसे पर यानी इंटरेस्टमेंट के तहत दी गई थी। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें। एक बैंक का लॉकर है। ठीक है, अगर कोई चोर रात में बैंक में घुसकर लॉकर तोड़ता है तो उसे 334(1) के तहत 2 साल की सजा मिलेगी। लेकिन अगर बैंक का मैनेजर या वो सुरक्षा गार्ड जिस पर उस लॉकर की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वही बेईमानी से उस लॉकर को तोड़ दे, तो उसे 334(2) के तहत 3 साल की सजा मिलेगी। एकदम सही। हाँ, क्योंकि वो केवल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है बल्कि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वासघात भी कर रहा है। रक्षक ही भक्षक बन गया है, इसलिए कानून उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा दे रहा है। बिल्कुल, जिम्मेदारी और पद का दुरुपयोग अपराध के गुरुत्वाकर्षण को हमेशा बढ़ा देता है। इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा निष्कर्ष जो उभर कर सामने आता है वो ये है
कि बीएनएस का अध्याय 17 केवल ईंट, गारे, दरवाजों या तिजोरियों की रक्षा नहीं कर रहा है। जी हाँ, वो इससे कहीं आगे की बात है। ये वास्तव में इंसान की निजता और उसके मन में बसने वाली सुरक्षा की भावना की रक्षा कर रहा है। यही कारण है कि जैसे ही सूरज ढलता है, कानून की तलवार और ज्यादा धारदार हो जाती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और दार्शनिक सारांश है। लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार छोड़ना आवश्यक है। बिल्कुल, बताइए। हमने बिल्कुल शुरुआत में धारा 329 में देखा था कि आपराधिक अत्याचार गठित करने के लिए परेशान करने या अनॉय करने का इरादा होना चाहिए। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, परेशानी शब्द की प्रकृति कितनी व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव है। ये तो है। जो कृत्य एक व्यक्ति के लिए अत्यधिक मानसिक संताप का कारण हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए केवल एक मामूली सी असुविधा हो। ये तो बहुत ही पेचीदा बात है। मतलब इसे नापेंगे कैसे? है ना? ये सोचने वाली बात है कि अदालतें इसे कैसे तय करेंगी। एक जज के लिए ये मापना कितना मुश्किल होगा कि किसी अतिचारी का कृत्य कब केवल एक सामान्य असुविधा था और कब वो कानूनी रूप से परेशान करने की सीमा को पार कर गया। सही बात है। क्या बेर एक्ट की ये व्यक्तिपरक भाषा भविष्य में न्यायिक व्याख्या और लंबी कानूनी बहसों के लिए एक बहुत बड़ा खुला मैदान नहीं छोड़ देती? इस प्रश्न के कोई आसान उत्तर नहीं है और यही न्याय शास्त्र की असली सुंदरता है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हर कानून के विद्यार्थी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस डीप डाइव में हमने धारा 329 से 334 तक के हर शब्द, हर स्पष्टीकरण और हर सिद्धांत का विच्छेदन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अकादमिक सफर आपके विधिक ज्ञान को और पैना करेगा। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।